नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय मौर्य एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो हमारे जो जिसके ऊपर मैंने बनाया था उसको काफी लोगों ने पसंद किया और उसमें कमेंट भी किए, जिससे लगता है कि लोगों को इसकी जरूरत है और भी अच्छे से जानना चाहिए स्लिप डिस्क के बारे में। तो आज हम स्लिप डिस्क के बारे में थोड़ा सा और जानकारी देंगे, क्योंकि आज हमारे पास एक ऐसा पेशेंट आया था जो स्लिप डिस्क का पेशेंट था और उसके जो सिम्टम्स आ रहे थे उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप उसको बेहतर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आप जैसा कि आप ये मॉडल देख रहे हैं स्लिप डिस्क में क्या होता है, थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं। डिस्क एक स्पंजी यानी थोड़ा गद्देदार एक संरचना होती है जो हमारे रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच में पाए जाते हैं। सारे डिस्क में, सारे हड्डियों के बीच में डिस्क होते हैं जो कि एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह होता है, मुलायम होता है। जब भी हम कभी झटके से बैठते हैं, उठते हैं, तो ये हमारे स्पाइन के झटके को सह लेती है आसानी से। कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ ऐसा काम कर लेते हैं या फिर वेट उठा लेते हैं, या फिर बहुत सारे एक्सीडेंटल केस में होता है कि ये जो डिस्क होती है ये पीछे की तरफ निकल जाती है। पीछे की तरफ निकलने के बाद ये जो नस आप देख रहे हैं यहाँ पे, इन दो हड्डियों के बीच से एक नस निकल रही होती है। ऐसे सारे हमारे पूरे रीढ़ की हड्डी में दोनों हड्डियों के बीच में ऐसे नसें निकलती हैं और ये नसों का काम होता है हमारे मांसपेशियों को चलाना। तो जब ये डिस्क बाहर निकल जाती है, इस साइड निकल जाती है पीछे की तरफ, तो ये नस पे दबाव डालने लगती है। ये नस पे दबाव और उसके बाद जो नस का काम होता है वो प्रभावित हो जाता है और जिसकी वजह से हमारे पैर में पीछे के साइड में कमर से लेकर के एड़ी तक भी बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत टाइटनेस महसूस होती है और पैर में झंझनाहट होती है, शून्य करने लगेगा पैर को, तो तमाम तरह की परेशानियां आती हैं। तो आज हम उस पेशेंट की बात कर रहे हैं जो भी मेरे पास आया था। उसको लगभग 6-7 महीने पहले कुछ ऐसा काम, ऐसे एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, उसके साथ गिर गया था जिसकी वजह से उसको चोट लगी और कमर में उसको दर्द हो रहा था। कमर के अलावा उसके थाई में, पीछे के साइड में और काफ में, ये तीनों जगह दर्द हो रहा था। तो वो किसी डॉक्टर के पास गया और लगभग 6 महीने से कंटिन्यूअस जो मेडिसिन होती हैं उन्होंने शुरू किया। डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया एमआरआई कराने के लिए, लेकिन पेशेंट थोड़ा सा दूसरे तरीके का है, उसको डर लगता है, इसलिए वो एमआरआई नहीं कराया अभी तक और उन कंटिन्यूअस दर्द की दवाएं जो चलती हैं और नसों की दवाएं खाते रहे। लगभग 4-5 महीने कंटिन्यूअस दवा खाने के बाद जब उन्होंने अभी 15-20 दिन से दवा छोड़ दिया तो फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो गई। पैर झंझनाने लगा है और शून्य करते रहा है, पैर में ताकत नहीं रह गई है। आज जब पेशेंट आया तो चल रहा था, तो मैंने देखा कि उसके पैर का जो बैलेंस है, जिस तरह पैरालिसिस का पेशेंट अपने पैर को झटक के चलता है, उसमें कंट्रोल कम होता है, सेम उसी तरीके से चल रहा था। तो उसको लगा कि यार ये तो गड़बड़ हो रहा है, इसलिए वो भाग के आज मेरे क्लिनिक पे आया था दिखाने, क्योंकि 15 दिन हो गए थे दवा बंद किए हुए। तो अब प्रॉब्लम ये थी कि जो उसको चोट लगी, जो नस पे कंप्रेशन जा रहा था, जो दबाव पड़ रही थी, तो क्या उसका ट्रीटमेंट हो रहा था या फिर सिर्फ जो उसको सिम्टम्स आ रहे थे, दर्द हो रहा था, पैर में झंझनाहट हो रही थी, उसी का ट्रीटमेंट हो रहा था। वैसी बात है, जब हम किसी ऑर्थोपेडिक के पास जाते हैं तो दोनों चीजें वो सजेस्ट करता है। अगर आपने एमआरआई कराई है तो उसमें ये जरूर आएगा कोई डिस्क बल्ज हुआ है या नर्व कंप्रेशन जा रहा है, तो उसके लिए डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेज देता है फिजियोथेरेपी कराने के लिए, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट के पास ऐसे मोडेलिटीज होती है, ऐसे मशीनें होती हैं जो स्पाइन को डीकम्प्रेशन कर सकता है। अगर स्पाइन को हम डीकम्प्रेशन करेंगे तभी जाके नस का प्रेशर कम होगा और दर्द आपका परमानेंट ठीक होगा और जो नसों का जो फंक्शन होता है वो प्रॉपर फंक्शन में आएगा और सारा काम वो अच्छे से करेंगे। अगर आपने किसी एक ही को, अगर आपने अपने स्पाइन को डीकम्प्रेशन नहीं किया और सिर्फ आप मेडिकेशन लेते रहे, दवाई लेते रहे, दवाई खाते रहे, तो कुछ दिन बाद जो नसों का काम होता है वो इस तरह प्रभावित हो जाएगा और आपका जो पैर का काम है, जो चलना उठना बैठना जो भी आप काम कर रहे हैं, तो जैसे पैरालिसिस के पेशेंट को होता है उसी तरीके से फील होने लगेगा आपको। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बना रहा हूँ। हम ये चाहते हैं कि अगर आपके पास में कोई एमआरआई हो या फिर आप कोई इस तरीके से परेशान है तो उसमें आप जरूर अपना देख लें। उसमें लिखा होगा डिस्क बल्ज एंड नर्व कंप्रेशन हो रहा है, उसमें डिस्क बल्ज के साथ साथ ही वो
नर्व कंप्रेशन किस साइड का है, लेफ्ट है राइट है, ये भी मेंशन रहता है। और जिस साइड का कंप्रेशन जाएगा उधर का पैर आपका खराब होगा, पैर गड़बड़ हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। इसलिए आपको सबसे पहला काम करना है, उसको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाए और स्पाइन डिकम्प्रेशन का प्रोग्राम जो होता है 15-20 दिन का, 1 महीने का, जो भी प्रोग्राम फिजियोथेरेपी का रहता है उसको जरूर अवश्य करें। दर्द की जो दवाएं चलती है वो तो साथ में दिया जाता है ताकि आपको दर्द ना हो, लेकिन उससे आप ये मत सोचिए कि दर्द आपका हमेशा के लिए ठीक हो रहा है। आज नहीं तो कल, कुछ दिन बाद जब दर्द का दवाओं का असर कम हो जाएगा, उसके बाद वो फिर से वही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, फिर से झंझनाहट शून्यपन आएगा पैर में। और हमारे कुछ ऐसे पेशेंट हमने देखे हैं, कुछ समय पहले भी हमारे क्लिनिक में ऐसा पेशेंट आया था जिसकी उम्र भी काफी ज्यादा थी और प्रॉब्लम भी काफी दिनों से थी, 3-4 साल से। वो मेरे क्लिनिक में 3-4 दिन ही आया था, उसके बाद नहीं आया। उसके बाद कम से कम मतलब 1-2 महीने बाद उसके घर से कोई और आया था मिलने के लिए मुझसे, तो उन्होंने बताया कि उसका पैर पूरी तरह से पैरालाइज हो गया और बिस्तर पे पड़ा हुआ, पैर उठ नहीं रहा है। तो ये स्थिति ना आने दें, क्योंकि इसका जो सीवियर कंडीशन होती है पैरालिसिस की तरह ही होती है। जब तक आपको दर्द हो, हल्का फुल्का दर्द हो रहा होता है तो लोग दर्द की दवा खा करके उससे बचते रहते हैं, सोचते हैं कि हम दवा खा रहे हैं, इलाज चल रहा है, ठीक हो रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोई भी जो भी, चाहे आप किसी भी फॉर्मेट में दवा कर ले, चाहे होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो या फिर एलोपैथिक हो, कोई भी आप करेंगे, उस सब में पेन किलर्स होते हैं और पेन किलर्स आपके दर्द को कम कर देते हैं। लेकिन जो नर्व डिकम्प्रेशन करने का जो तरीका होता है वो कोई भी मेडिसिन नहीं कर पाती है। इसलिए सबसे पहला काम आपको करना है कि आप दवा करें या ना करें, लेकिन अपने किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाए जो नर्व डिकम्प्रेशन कर सके या फिर स्पाइन डिकम्प्रेशन कर सके, दबाव कम कर सके या स्पाइन को ऐसे फैला सके जिससे जब ये स्पाइन आपकी फैल जाती है तो जो डिस्क अंदर आ जाती है और जो नसों पे दबाव पड़ रहा होता है कम हो जाता है। अगर इस तरीके के आप इलाज करते हैं तो 100% आपका जो नसों का दबाव है खुल जाएगा और जब भी परमानेंट रिलीफ आपको मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको इस प्रॉब्लम को झेलना पड़ेगा और आपका जो पैर है वो शून्य हो जाएगा, चलने में दिक्कत आ जाएगी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ जो पेशेंट चलता है उसके बाद शून्य हो जाता है तो रास्ते में उसको फिर बैठना पड़ जाता है, कुछ देर वेट करना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि इतना कमजोर हो जाता है पैर, वो पेशेंट रास्ते पर भी गिर जाता है। तो ऐसी स्थिति ना आने दें और किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा करके अपना इलाज कराएं। और नहीं तो हमारे, अगर आप नोएडा और गाजियाबाद के आसपास रहे तो हमारे क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं, जो कि हम स्पाइन डिकम्प्रेशन करते हैं। हमारे लगभग जितने भी पेशेंट होते हैं हमारे इसके लिए सब स्लिप डिस्क या फिर नर्व डिकम्प्रेशन वाले पेशेंट जो होते हैं उनको हम यही सजेस्ट करते हैं, उनका ट्रीटमेंट भी हम इसी तरीके से करते हैं और लगभग 90 to 95% उनको आराम हो जाता है। तो ये बताना चाह रहा था कि इस बीमारी का एक सीवियर कंडीशन क्या होता है। अगर आप इसकी सीवियरिटी को जानते हैं कि अगर इलाज सही से नहीं हो पाया तो उसके क्या हो सकता है, अगर आप इसको जानते रहेंगे, समझते रहेंगे तो आप इसको इलाज भी अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल इसको एक नॉर्मल बीमारी की तरह समझेंगे कि बस दर्द हो रहा है हम दर्द की दवा खा लें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये समस्या इतनी भयंकर हो जाएगी एक दिन कि आपको ये बेड पे कर देगी, आप बेड रिडन पेशेंट हो जाएंगे, बिल्कुल उठना बैठना बंद हो जाएगा, आपकी जिंदगी एक पैरालाइज पेशेंट की तरह हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति ना आने दें और किसी भी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाकर के अपना इलाज कराएं। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और शेयर भी करें, और चैनल पे नए आए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लें। छोटी छोटी वीडियो हम हड्डी से जुड़ी हुई जितनी समस्याएं होती हैं हम बनाते हैं ताकि पेशेंट को अपनी बीमारी के बारे में अच्छे से जानकारी मिल सके, उसकी सीवियरिटी को समझ सके और उसका इलाज कैसे किया जा सकता है, दवा से होगा या फिर किसी और तरीके से होगा, उसके लिए हम बताते हैं। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और किसी भी पेशेंट को आप जानते हैं जो इस तरह के परेशानी से जूझ रहा है, परेशान हो रहा है, तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें और उसको बताएं कि इसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है ताकि वो भी अपना इलाज ले सके। नमस्कार।